आज का डीप डाइव हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जब मराठा साम्राज्य मतलब अपने चरम पर था, अटक से कटक तक। लेकिन उसी शान के पीछे कहीं ना कहीं उसके पतन की कहानी भी लिखी जा रही थी। हम बात कर रहे हैं पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहते हैं, उनके शासनकाल की। और सवाल बड़ा सीधा सा है, कैसे कोई साम्राज्य इतना विशाल होकर भी अंदर से खोखला हो सकता है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्हें विरासत में मिला क्या था। एक तरफ तो थे उनके पिता बाजीराव प्रथम, एक अजेय योद्धा। हाँ, दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे वो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्हीं युद्धों की वजह से खजाने पर पड़ा 20 लाख का कर्ज। तो ये एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा था शुरू से ही। तो सिर्फ 19 साल की उम्र में उनके सामने ये दोहरी चुनौती थी। साम्राज्य फैलाना भी है और उसे बचाना भी है आर्थिक रूप से। और शायद इसी दबाव में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, वो निर्णायक मोड़ था 1750 का संगोला समझौता। संगोला समझौता, हाँ। छत्रपति शाहू की मृत्यु के बाद इस समझौते ने मतलब सारी असली पावर पेशवा के हाथों में दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और फाइनेंशियल भी। जो सत्ता का केंद्र था वो सतारा से हटकर पुणे आ गया, पेशवा के पास। एक मिनट, तो मतलब छत्रपति सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए और सरदारों ने कुछ कहा नहीं? वो तो छत्रपति के वफादार थे ना, पेशवा के नहीं। देखिए, आवाजें तो उठी लेकिन बहुत दबी हुई। तब तक पेशवा इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि कोई भी सरदार मतलब सीधे सीधे उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। अच्छा। और इस नई पावर का जो सेंटर बना वो था पुणे का हजूर दफ्तर। हजूर दफ्तर, अच्छा, तो यहीं से सब कंट्रोल होता था। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कुछ अजीब टैक्स भी थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम टैक्स। ये क्या था? मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना था? ये दोनों चीजें दिखाता है। एक तरफ आर्थिक तंगी, मतलब खजाना भरने के लिए हर मुमकिन जरिया ढूंढा जा रहा था, और दूसरी तरफ ये स्टेट का बढ़ता हुआ कंट्रोल भी दिखाता है ना? कि अब निजी मामलों में भी दखल है। बिल्कुल, अब निजी सामाजिक मामलों से भी रेवेन्यू आ रहा था। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप पूना से इतना माइन्यूट कंट्रोल कर रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह पे भी टैक्स है, और दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े सरदारों को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ ऐसा किया जिसने केंद्र को ही कमजोर कर दिया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उनके शासनकाल की सबसे बड़ी, शायद सबसे घातक चूक मानी जाती है। उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े सरदारों को, सिंधिया, होलकर, इन सबको कैश सैलरी देने के बजाय जमीन दे दी। हाँ, उत्तर भारत में बड़ी बड़ी जागीरें दे दें। लेकिन ये तो शिवाजी महाराज की पॉलिसी के एकदम खिलाफ था। वो तो जागीरदारी के सख्त खिलाफ थे। तो फिर नाना साहब ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या बस एक भूल थी? देखिए, सिर्फ भूल कहना शायद सही नहीं होगा। एक तरह की मजबूरी भी थी। खजाना खाली था, लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, तो सरदारों और उनकी इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को देने के लिए कैश था ही नहीं। अच्छा। तो जागीर देना सबसे आसान रास्ता लगा। बिल्कुल, एक शॉर्ट टर्म समाधान जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे बहुत भयानक हुए। और वो नतीजे क्या हुए फिर? नतीजा ये हुआ कि जो एक एकीकृत मराठा साम्राज्य था वो अब एक ढिए ढाले परिसंघ में बदल गया, एक कॉन्फेडरेसी। मतलब सब अपनी अपनी जागीर के राजा हो गए। बिल्कुल, वो अपने अपने इलाकों में लगभग स्वतंत्र शासक बन गए। उनकी वफादारी पुणे के लिए नहीं, अपनी जागीर के लिए हो गई। उस वक्त दक्कन में मराठों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन थे? निजाम। बिल्कुल, दक्कन मराठों का घर था, लेकिन निजाम की मौजूदगी वो एक कांटे की तरह थी। तो नाना साहेब पेशवा ने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत, कह सकते हैं, निजाम पर ही लगा दी। अच्छा। 1757 में सिंध छेड़ और फिर 1760 में उदयगीर, इन दो युद्धों ने, जैसा स्रोत बताते हैं, पासा ही पलट दिया। तो इन जीतों का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। मतलब अहमदनगर, दौलताबाद, बीजापुर, ये इलाके मराठों के पास आ गए। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये वो किले थे जो सदियों से दक्कन की सत्ता का एक प्रतीक रहे थे। हाँ। दौलताबाद जैसा किला जिसे अभेद्य माना जाता था, वो अब मराठों के पास था। तो ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। सही, इसने दक्कन में मराठा सत्ता पर एक तरह से मोहर लगा दी। एकदम। तो दक्कन में पकड़ मजबूत हो गई। अब अगला कदम क्या था? क्या वो पूरब की तरफ गए, बंगाल की दौलत की तरफ? बिल्कुल सही पकड़ा। एक मजबूत साम्राज्य चलाने के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है,
और उस वक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सबसे अमीर सूबों में से थे। और यहाँ मोर्चा संभाला रघुजी भोंसले ने। जी, नागपुर के रघुजी भोंसले ने 1745 के बाद उन्होंने इन इलाकों पर लगातार हमले किए और इन्हें सिर्फ लूटपाट समझना एक भूल होगी। अच्छा। असल में ये मराठा ताकत का एहसास कराने का एक तरीका था। और फिर 1751 में वो मशहूर संधि हुई बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के साथ। हाँ। उस संधि में दो बड़ी बातें तय हुई। पहली, ओडिशा का पूरा कंट्रोल मराठों को मिल गया। और दूसरी ये कि बंगाल और बिहार को हर साल 1,20,000 रुपए की चौथ देनी पड़ी। चौथ को अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। हाँ, कह सकते हैं आप हमें पैसा दें और हमारी सेनाएं आपके इलाके में दखल नहीं देंगी। ये सुनने में तो एक बड़ी आर्थिक जीत लगती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये इस बात का भी संकेत था कि साम्राज्य को चलाने और फैलाने के लिए लगातार बाहर से पैसे की जरूरत पड़ रही थी। ये विस्तार सस्ता नहीं था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसके बारे में सबने सुना है, अटक से कटक तक। हमारे सूत्र बताते हैं कि रघुनाथ राव पंजाब तक पहुंच गए। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक हैरत अंगेज कामयाबी थी। रघुनाथ राव की सेना ने 1758 में लाहौर पर कब्जा किया और अहमद शाह अब्दाली के लोगों को खदेड़ते हुए अटक नदी तक जा पहुंची। अटक तक? जी। पहली बार मराठा झंडा अटक पर लहरा रहा था। वो कहावत हकीकत बन चुकी थी। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। फिर मतलब पुणे में बैठकर अटक पर शासन करना ये तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। स्रोतों से साफ पता चलता है कि साम्राज्य फैलाने पर इतना जोर था कि उसे संभालने का इंतजाम वो पीछे छूट गया। पंजाब जैसे दूर दराज के इलाके को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल और बहुत खर्चीला था। इससे हुआ यह कि स्थानीय ताकतें जैसे सिख और अफगान वो लगातार विद्रोह करने लगी। तो मतलब जो कामयाबी का सबसे बड़ा शिखर था वही असल में सबसे बड़ी कमजोरी की वजह बन गया। नाना साहेब पेशवा के राज में पुणे एक छोटे से गांव से एक शानदार राजधानी बन गया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि मूठा नदी पर पहला पक्का पुल बना, पीने के पानी के लिए कातरे जलाशय बना। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की बातें थीं। सही है। पर मेरे मन में एक सवाल आता है, ये सब बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? क्या उत्तर भारत में जो लगातार लड़ाइयाँ चल रही थीं, वही इस विकास को फंड कर रही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर से आने वाला राजस्व एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन हमें पेशवा की प्रशासनिक काबिलियत को भी श्रेय देना होगा। पुणे का विकास सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं था, ये एक विजन था। अच्छा। उन्होंने पर्वतीय पहाड़ी पर मंदिर बनवाए, सड़कें बनवाई, शहर को मतलब व्यवस्थित किया। इससे पता चलता है कि जब बात नागरिक प्रशासन की थी तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो एक शानदार सीईओ थे, कह सकते हैं। एक शानदार सीईओ, लेकिन क्या उतने ही अच्छे कमांडर इन चीफ भी थे? यही तो सवाल है। क्योंकि पुणे में तो पुल और मंदिर बन रहे थे, लेकिन साम्राज्य को जोड़ने वाले कूटनीतिक पुल शायद टूट रहे थे। चलिए पानीपत की तरफ चलते हैं, जहां ये सबसे साफ दिखा। बिल्कुल। 1758 में पंजाब पर मराठा कब्जा एक तरह से अहमद शाह अब्दाली को सीधी चुनौती थी। हाँ। लेकिन मराठों की सबसे बड़ी गलती वो कूटनीति के मैदान पर हुई। वो उत्तर भारत के राजाओं, जाट, राजपूत, यहाँ तक कि अवध के नवाब का भी भरोसा नहीं जीत पाए। मतलब सबने दूरी बना ली। सबने। वहीं दूसरी तरफ अब्दाली ने नजीब उद दौला जैसे स्थानीय नेताओं के साथ एक मजबूत गठबंधन बना लिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मराठा सेना तो अपनी रफ्तार और कम सामान के साथ लड़ने के लिए जानी जाती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। कर पानीपत में उन्होंने इतनी भारी भरकम फ्रांसीसी तोपें और हजारों की संख्या में आम लोगों को अपने साथ क्यों ले लिया? वो तो एक चलते फिरती शहर की तरह लग रही थी, सेना की तरह नहीं। यही तो विडंबना है। वो अपनी पारंपरिक ताकत को छोड़कर एक ऐसी लड़ाई लड़ने गए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। अच्छा। और उस विशाल भीड़ और तोपखाने को संभालने के लिए रसद लाइनें कमजोर थी। नतीजा ये हुआ कि लड़ाई के दिन मराठा सैनिक लगभग भूखे पेट लड़े थे। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। लेकिन लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब पेशवा के बेटे विश्वासराव को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। हाँ। कहते हैं कि अपने भतीजे को मरता देख सेनापति सदाशिवराव भाऊ अपना आपा खो बैठे। वो बिना किसी रणनीति के गुस्से में अब्दाली की सेना के बीच घुस गए और मारे गए। क्या ये सच है कि एक सेनापति की भावनाओं ने पूरी लड़ाई का नतीजा तय कर दिया? हाँ, ये नेतृत्व की विफलता का एक बहुत दुखद उदाहरण है।
सेनापति के मारे जाते ही पूरी सेना का मनोबल टूट गया। मतलब कमान ही बिखर गई। कमान बिखर गई और जो हार शायद टाली जा सकती थी वो एक भयानक कत्लेआम में बदल गई। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। मराठों ने लगभग 30,000 सैनिक खो दिए और अनुमान है कि 40,000 से 60,000 आम लोग जो सेना के साथ थे या तो मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए। 40 से 60,000 आम लोग, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी का सफाया था। सोचकर भी अजीब लगता है। बिल्कुल। हार की खबर जब पेशवा तक पहुंची तो वो भी सीधे सीधे नहीं बताई गई। एक जौहरी ने एक सांकेतिक संदेश भेजा। 2 मोहरें पिघल गईं, 27 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी और तांबे के सिक्कों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इस एक लाइन में कितना दर्द छिपा है। सही में। और यही हमें बालाजी बाजीराव की विरासत के केंद्र में लाता है। वो एक शानदार शहर बनाने वाले थे, पर एक विशाल साम्राज्य की राजनीति और जरूरतों को शायद समझ नहीं पाए। पुणे की चमक दमक ने शायद उन्हें दूर होने खतरे से अंधा कर दिया था। उनकी विरासत पुणे की खुशहाल सड़कों और पानीपत के रक्त रंजित मैदान दोनों में एक साथ जीती है। पानीपत की हार सिर्फ फौज की हार नहीं थी, ये पेशवा के लिए एक निजी सदमा था। बहुत बड़ा सदमा। सोचिए, उन्हें एक साथ अपने बीटे विश्वासराव और अपने सबसे भरोसेमंद चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ दोनों की मौत की खबर मिली। ये सदमा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो भी नहीं कर पाए। स्रोत बताते हैं कि उस खबर के बाद वो कभी उभर ही नहीं पाए। और सिर्फ 6 महीने के अंदर 23 जून 1761 को पुणे की पार्वती पहाड़ी पर उनका निधन हो गया। और उम्र क्या थी उनकी? सिर्फ 40 साल। और उनकी मौत के साथ ही मराठा सत्ता के गलियारों में एक खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम। और इस खालीपन को भरने के लिए तो कई ताकतें तैयार बैठी होंगी। जाहिर है इसका सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को हुआ होगा। लंबी दौड़ में तो बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को हुआ। मराठा शक्ति जैसे ही कमजोर पड़ी, उन्हें बंगाल और दक्षिण में अपनी जड़ें जमाने का खुला मैदान मिल गया। और उस समय मतलब फौरी तौर पर सिखों को पंजाब में और मैसूर में हैदर अली को भी सर उठाने का मौका मिल गया। अच्छा। मराठों की पकड़ ढीली पड़ते ही ये क्षेत्रीय ताकतें अपने पंख फैलाने लगी। और साम्राज्य के अंदर क्या चल रहा था? नाना साहेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा? क्योंकि असल कहानी तो वहीं से और उलझती है ना। बिल्कुल। उनके बाद उनका बेटा सिर्फ 17 साल का माधवराव पेशवा बना। 17 साल का? जी। वो बहुत काबिल था, पर उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसकी मदद के लिए उसके चाचा रघुनाथ राव यानी राघोबा को संरक्षक बना दिया गया। और यही फैसला साम्राज्य के लिए शायद सबसे महंगा पड़ा। यह नाम तो मराठा इतिहास में हमेशा एक अलग ही वजह से याद किया जाता है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। बहुत ज्यादा। सत्ता की ऐसी भूख थी कि उसने पहले तो अपने ही भतीजे के खिलाफ साजिशें की और बाद में तो मदद के लिए सीधे अंग्रेजों के पास पहुंच गया। और यही से आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि साम्राज्य को जितना खतरा बाहर से था, उससे कई ज्यादा खतरा तो इस अंदरूनी दीमक से था। ये बात मुझे हैरान करती है। मतलब जिस इंसान के राज में मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा, अटक से कटक तक फैला, उसी के दौर में पतन के बीज भी बो दिए गए। ये विरोधाभास कैसे समझा जाए? इतिहास उन्हें कैसे देखता है? आया, बल्कि कला और संस्कृति का एक गढ़ बना दिया। सही। साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी था। हाँ। है ना? हाँ। और वो सच था खस्ता हाल खजाने का। सर जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार इसी बात पर उंगली उठाते हैं। उनकी आर्थिक नीतियों पर? जी। वो कहते हैं कि लगातार लड़ाइयों की वजह से साम्राज्य पर बेहिसाब कर्ज चढ़ गया था और उनकी दूसरी बड़ी गलती थी जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उन्होंने अपने सरदारों को जागीरें तो दी, लेकिन इससे हुआ ये कि केंद्र की ताकत कमजोर हो गई। हर सरदार अपने इलाके का एक छोटा मोटा राजा बन गया था। और इसका असर हमें सीधे सीधे पानीपत में देखने को मिला। बिल्कुल सही। जहाँ अलग अलग सरदारों में कोई तालमेल ही नहीं था, सब अपनी अपनी चला रहे थे। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि बालाजी बाजीराव एक बेहतरीन अधिकरणकर्ता थे, मतलब एक्वायरर, लेकिन एक एकीकरणकर्ता, मतलब कंसोलिडेटर के रूप में वो फेल हो गए? हाँ, ये एक बहुत सटीक तरीका है इसे देखने का। उन्होंने साम्राज्य फैलाया, राजनीतिक ताकत पुणे में रखी, पर आर्थिक और सैन्य ताकत को सरदारों में बांट दिया
और पानीपत की हार इसी बिखराव का एक नतीजा थी। तो बालाजी बाजीराव की विरासत, महानता और त्रासदी का एक अजीब संगम है। बिल्कुल, एक ऐसा सुनहरा दौर जो अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों की वजह से बिखर गया। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हालांकि उनके बेटे युवा माधव राव ने कुछ समय के लिए मराठाओं की खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। जी, उन्होंने कोशिश बहुत की। लेकिन क्या पानीपत वो निर्णायक मोड़ था जिसने सत्ता का पल्ला हमेशा के लिए झुका दिया था? क्या मराठा साम्राज्य की अंदरूनी दरारें सामने आने के बाद अंग्रेजों जैसी किसी बाहरी ताकत का उभरना तय ही था?